नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम विभिन्न परीक्षाओं के लिए जो इकोनॉमिक्स का पेपर आता है जिसमें 10 नंबर 11 नंबर हर पेपर में आप देखेंगे जीएस के क्वेश्चन के लिए, उसके लिए तैयारी कर रहे थे। आज हम जो पढ़ रहे हैं वह मुद्रा एवं पूंजी बाजार पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में करीबन आप देखेंगे 200 प्रश्न थे। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उससे पहले जो 2 वीडियो मैंने बनाए उनको देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने 120 तक के प्रश्न कंप्लीट कर दिए थे। आज जो कंप्लीट करने जा रहे हैं वह 121 से प्रारंभ होने जा रहा है। यह आपको जो टॉपिक्स हैं यह आपको जो है यूपीएससी में, यूपी पीसीएस में, उत्तराखंड पीसीएस में, साथ ही साथ आप देखेंगे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपको आरओ के साथ साथ यूपी कांस्टेबल में भी काम आएगी। चलिए प्रारंभ करते हैं 121वीं प्रश्न से। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में हुई थी। यह अवस्थित है कहाँ? यह है झांगा में अवस्थित है। प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में पंजाब के झांगा यानी कि जालंधर शहर में हुई थी। लेकिन भूमि विकास बैंक द्वारा अपने वास्तविक कार्यों का प्रारंभ चेन्नई में 1929 में स्थापित भूमि विकास बैंक के द्वारा किया गया। यह बैंक कृषकों को दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भारतीय सहकारी बैंक के इतिहास वर्ष 1904 में सहकारी समिति अधिनियम के पारित होने के साथ प्रारंभ हुआ। ये बैंक कृषकों को भूमि खरीदने, भूमि पर स्थायी सुधार करने अथवा पुराने ऋणों का भुगतान करने आदि के लिए दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था करता है। देश में भूमि विकास बैंक की पूंजी का स्रोत हैं आंशिक अंश पूंजी, सुरक्षित कोष, जमा राशि, ऋण पत्र और ऋण। इनमें से ऋण पत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। निम्न 4 विदेशी बैंकों में से जो भारत में कार्यरत संचालित कर रहे हैं, किस एक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो देखेंगे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है उसकी सबसे अधिक शाखाएं हैं। भारत में वर्तमान में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो वो आप देखेंगे इस समय वर्तमान में जो इसमें जो उत्तर दिया था वो स्टेट बैंक था, लेकिन भारत में वर्तमान सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। बुरवाला समिति के अनुशंसा पर 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। 30 अगस्त 2019 तक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 10 राष्ट्रीयकृत बैंकों का विलय कर 4 राष्ट्रीयकृत बैंकों में करने के पश्चात भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 18 से घटकर 12 हो गई है, जिसमें एसबीआई सहित है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय यूनाइटेड बैंक का विलय पंजाब नेशनल बैंक में तथा आंध्र बैंक का तथा कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन ऑफ बंगाल इंडिया में जो है सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में कर दिया गया है। इस समय वर्तमान में भारत के पास 12 राष्ट्रीय बैंक हैं। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो वो गोरवाला समिति की सिफारिश पर की गई थी। 1955 में की गई थी, जब भारतीय स्टेट बैंक का नाम इंपीरियल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, उसी को चेंज करके भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था। नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिवराम समिति के सुझावों के आधार पर राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। यह देश के कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। वर्तमान में नाबार्ड की अंश पूंजी में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 100% है। अपनी ऋण संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नाबार्ड भारत सरकार, विश्व बैंक तथा अन्य एजेंसियों से धन प्राप्त करता है। यह आरबीआई की एक सहायक बैंक है। भारत में नाबार्ड बैंक पुनः वित्त उपलब्ध नहीं कराता है। इसे जो आयात निर्यात पर यह वित्त उपलब्ध नहीं कराता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक में अपने खाते खोल सकते हैं, जो कि गलत है।
बैंकों का बैंक कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक को। वहाँ सिर्फ जो होता है व्यक्ति नहीं, केवल बैंक ही अपना खाता खुलवाते हैं और राज्य अपना खाता खुलवाते हैं। अब है भारतीय स्टेट बैंक के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही विराम कीजिए। यह शीर्ष बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक जो है, या आप देखिए शीर्ष बैंक है। यह मुद्रा पूर्ति को नियमित करता है, ये भी सही है। यह वाणिज्यिक घरानों को ऋण उपलब्ध कराता है, ये गलत है। यह वाणिज्यिक जो बैंक होते हैं उनको कराता है, घराने मतलब से अडानी अंबानी घराना हो गया, तो इन सबको ऋण नहीं उपलब्ध कराता। इन सबको ऋण जो होते हैं वो जो बैंक होते हैं, जैसे स्टेट बैंक हो गया, एचडीएफसी, ये सब बैंक करते हैं। या नाबार्ड के कार्य की निगरानी करता है, ये भी बात सही है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई। वर्ष 1939 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण के बाद इस बैंक पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व था। इसका केंद्रीय कार्यालय मुंबई में है। यह शीर्ष बैंक है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसका मूल कार्य भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की दृष्टि से बैंक नोटों को निर्गमित और विनियमित करने तथा प्रतिरक्षित निधि को बनाए रखने और सामान्य रूप से देश के हितों के लिए मुद्रा और ऋण प्रणाली संचालित करना, अत्यधिक जटिल अर्थव्यवस्था को चुनौतियों से निपटने के लिए आधुनिक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क रखना। फिर है उसके बाद वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल स्थिर बनाए रखना, या नाबार्ड के कार्यों की कार्यवाही भी कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक घराने को ऋण उपलब्ध नहीं कराता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ कब हुआ? 1949 में हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखेंगे आरबीआई की स्थापना 1949 में नहीं हुई थी। आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, बल्कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। ये देख सकते हैं आप, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक देता है। देश में किसी वस्तु के आयात हेतु विदेशी विनिमय का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक करता है। भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों का उत्तर का चयन भी कीजिए। यह शीर्ष बैंक है, यह मुद्रा की आपूर्ति को नियमित करता है, सही। यह व्यापारिक घराने को ऋण प्रदान करता है, गलत है। ये नाबार्ड का पर्यवेक्षक है, ये भी सही है। तो 1, 2, 4 सही है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, आपको याद होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। देश का केंद्रीय बैंक ऋण देता है। इसको देता है वो वाणिज्यिक बैंक को ऋण देता है। यानी आरबीआई जो है आम जनता या किसी व्यापारिक घराने को ऋण नहीं देता, वह केवल बैंकों को ऋण देता है। फिर बैंकों के द्वारा आम जनता और जो व्यापारिक घराने होते हैं उनको ऋण दिया जाता है। व्यापारिक बैंक मुख्य रूप से निवेश करते हैं। तो व्यापारिक बैंक किसमें निवेश करते हैं? सरकारी प्रतिभूतियों में मुख्य रूप से निवेश करते हैं, क्योंकि ये जो होती सरकारी प्रतिभूतियां, इसमें गारंटी बहुत ही अच्छी होती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त के अध्ययन तथा उस पर सुझाव देते हुए एक समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष कौन थे? YH मालीग्राम जो इसके अध्यक्ष थे। सूक्ष्म वित्त से आशय उन सभी वित्तीय सेवाओं से है जिसमें छोटी छोटी मात्रा उन लोगों को मुहैया कराई जाती है जो साधन विहीन है, पर जो आर्थिक क्रियाओं को करने योग्य हैं, या गरीबों में उद्यमशीलता जागृत करने से संबंधित है, जिसमें उन्हें निष्क्रिय गरीब में परिवर्तित किया जाता है। सूक्ष्म वित्त की अवधारणा इस पर आधारित है कि स्वरोजगार एवं उद्यमशीलता तथा उद्यम निर्माण गरीबी निवारण का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। पूंजी या ऋण की पहुंच में कमी
वर्तमान में संभव सूक्ष्म उद्योगों के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। तीसरा है अल्प तथा अनियमित आय के बावजूद भी गरीबी बचत सक्षम। इस वित्तीय के अध्ययन तथा इसके सुझाव देते हुए YH माल्यग्राम समिति ने RBI गठन में RBI किया। फिर है निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है? तो आप देखेंगे जो है वो राजा जे चलैया जो है जो गवर्नर नहीं रहे हैं। अब है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विमल जालान पैनल गठित किया गया था। किसके लिए किया गया था? नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए किया गया था। भारतीय इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे साथ में। एक्सप्लेनेशन है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर विमल जालान के नेतृत्व में एक नए बैंक को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, जिसमें 25 फरवरी 2024 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्य बैंक की देयता नहीं है? तो आप देखेंगे वो है प्रतिभूति धारण जो है उसकी देयता नहीं है। वाणिज्यिक बैंक की देयता नहीं है। क्या नहीं? सावधिक जमा नहीं है, केंद्रीय बैंक के लिए ऋण नहीं है, दूसरे बैंकों के जमा जो है ये सब नहीं है। इसे नोट छापने का अधिकार प्राप्त है। तो आप देखेंगे रिजर्व बैंक को नोट छापने का अधिकार प्राप्त है। एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं इसका क्या है कि रिजर्व बैंक को नोट छापने का एक अधिकार है। केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है। इसे देश की संपूर्ण बैंकिंग तथा मौद्रिक व्यवस्था को केंद्र स्थान प्राप्त है तथा उन्हें संपूर्ण मुद्रा प्रणाली को नियंत्रित करता है। RBI 1956 से बाद में 1957 में संशोधन द्वारा न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के आधार पर जो है नोट की छपाई करता है। अब है वित्तीय सम्मेलन को प्रोत्साहित किया जाता है। कैसे? उपरोक्त सभी के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को सफलता में बाधक है? तो देखेंगे आप देखेंगे निम्न आय, बैंक शाखा का अभाव और निरक्षरता, ये सभी जो है जो वित्तीय समावेशन के अभाव हैं। बैंकिंग सुधार समिति को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो देखेंगे नरसिम्हा समिति के नाम से जाना जाता है। बैंकिंग सुधार समिति को नरसिम्हा समिति के नाम से भी जाना जाता है। बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्रों में सुधार के संबंध में M नरसिम्हा की अध्यक्षता में 2 समिति गठित की गई। पहली समिति 1911 में तथा दूसरी जो आप देखेंगे दूसरी 1998 में गठित की गई। इस समिति ने सार्वजनिक ऋण के बैंकों के लिए व्यापक स्वायत्तता की सिफारिश की थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? तो देखेंगे बैंकिंग अधोसंरचना की जो है सिकुड़ना जो है वो वित्तीय समावेशन का भाग नहीं है। अब है प्रतिच्छंद बैंकिंग क्या है? तो आप देखेंगे ये जो आप देखेंगे ये है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों का संपन्न करना। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना प्रतिच्छय बैंकिंग कहलाता है। इसे हम आभासी बैंक व्यवस्था भी कहते हैं। इसमें अनेक गैर वित्तीय बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थता परंपरागत वाणिज्यिक बैंकों के समान ही ग्राहकों को सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, मगर उन पर ना तो सरकार का और ना ही केंद्र बैंक का कोई नियंत्रण नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में है? तो आप देखेंगे वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में है। सभी अनुसूचित व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक के नियंत्रणाधीन कार्य करते हैं, अतः सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक के नियंत्रण में रहता है। 149वां प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में भारत के विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षण कौन करता है? तो कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है। किसे? कृषि एवं विकास बैंक विकास कार्यों के लिए वित्त देता है, ना कि आयात निर्यात के लिए देता है। किस बैंक ने सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा खोली? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा खोली।
ये प्रश्न उस वक्त के करंट का होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति है? तो किसानों की साख जो है वो वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति है। अब भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में निम्नलिखित में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? तो देखेंगे सावधिक जमा राशि धनराशि है। भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया। कब किया? 1959 में किया। देखिए प्रश्न कितनी बार आया है, 14 बड़े बार। इसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि बैंकों को राष्ट्रीय नियोजन की मुख्य धारा से जोड़ने का उद्देश्य से सरकार ने 19 जुलाई 1959 ईस्वी को 14 बड़े व्यापारिक बैंक जिनकी जिनकी जमा जो है 50 करोड़ रुपए से अधिक थी का राष्ट्रीयकरण कर दिया। 15 अप्रैल 1980 को सरकार ने 6 बड़े वाणिज्यिक बैंक जिनकी जमा राशि 200 करोड़ रुपए से अधिक थी का राष्ट्रीयकरण कर दिया। 4 दिसंबर 1993 को सरकार ने न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया। वर्ष 2017 में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 27 थी, लेकिन 30 अगस्त 2019 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 10 राष्ट्रीयकृत बैंकों का विलय 4 राष्ट्रीयकृत बैंकों में करने के पश्चात अब भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 18 से घटकर 12 यानी एसबीआई सहित कर दी गई है। यानी वर्तमान में भारत में 12 जो है वो राष्ट्रीय बैंक हैं। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो आप देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। निम्नलिखित युग्म पर विचार करें। अब देखें बैंकों का नाम है और मुख्यालय है। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो देखेंगे कि आप इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। और क्या इसमें से कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। ये देखिए नीचे क्वेश्चन पूरा देख लीजिए, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो जो इलाहाबाद बैंक है उसका मुख्यालय कोलकाता में है, जो कि सही है। भारतीय लघु औद्योगिक विकास वो मुंबई में, जो कि सही नहीं है। ओवरसीज बैंक का मुख्यालय चेन्नई में है। तो आप देखेंगे जबकि भारतीय लघु विकास बैंक की स्थापना कहाँ जो देखेंगे वो लखनऊ में है। वाणिज्यिक बैंक में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का अर्थ है क्या अर्थ है? ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है उसे ही कहते हैं गैर निष्पादित परिसंपत्ति, यानी एनपीए के अंतर्गत वही आती है जिनमें ना ही ऋण आ रहा है ना ही मूल संपत्तियां आ रही हैं। विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करना है। किसे? समाज के कमजोर वर्ग के लिए करना है। भारतीय रिजर्व बैंक को करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है। कितने तक का? आप 10,000 तक के छापने का अधिकार प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक है? भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो आप देखेंगे राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण जो है वो रिजर्व बैंक का काम नहीं है, बल्कि यह वित्त मंत्रालय का काम है। बल्कि मौद्रिक नीति बनाने का कार्य किसका है? वह भारतीय रिजर्व बैंक का है। राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण करना रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। इस घाटे का नियंत्रण बजट प्रस्ताव द्वारा सरकार करती है। राजकोषीय नीति का निर्धारण मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार राजकोषीय घाटे, बजट घाटे, प्राथमिक घाटे एवं राजस्व घाटे का नियंत्रण स्थापित करती है। अब प्रश्न 161वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन व्यापारिक बैंक में सम्मिलित नहीं है? तो देखेंगे सावधिक जमा जो है व्यापारिक बैंक में सम्मिलित नहीं है। अब भारत में न्यूनतम रिजर्व प्रणाली कब अपनाई गई? वह 1956 में अपनाई गई। आरबीआई ने नोटों की छपाई के लिए अनुपातिक आरक्षित प्रणाली के स्थान पर 1956 में न्यूनतम आरक्षित प्रणाली लागू की। 31 अक्टूबर 1957 के आरबीआई एक्ट के अनुसार पत्र मुद्रा के बदले रखे जाने वाले स्वर्ण सिक्के तथा विदेशी प्रतिभूतियों की न्यूनतम मात्रा 200 करोड़ रुपए कर दी गई थी, जिसमें से 115 करोड़ रुपए तथा 85 करोड़ रुपए में विदेशी प्रतिभूतियां थी, जो अभी भी इससे कम नहीं हो सकती हैं। वर्तमान में 1957 का संशोधन ही लागू है।
तो वर्तमान में भी 200 करोड़ का अगर छापना है तो 115 करोड़ रुपए का आप जो है जो वैसे प्रतिभूतियां रखेंगे सोना होना के रूप में, और 85 करोड़ रुपए विदेशी प्रतिभूतियां रखेंगे। अब है भारतीय रिजर्व बैंक नोट निर्गमन की निम्नलिखित प्रणाली अपनाता है। कौन सा न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाता है? सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई? वह हुई थी 1975 को हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक याद रखिएगा 1975 में हुई थी। अब की बार आप जब आरओ का पेपर देखेंगे तो उसमें इस तरह का प्रश्न बना था कि पहला जो राष्ट्रीयकृत कब हुआ था? हाँ, 1959। फिर हुआ था, यही प्रश्न आया था, सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब बनाया गया? 1975। फिर आप द्वितीय राष्ट्रीयकरण बैंकों का पूछा गया जो कि 1980 में, तो वही सब ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 को में हुई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना आर.जी. रैया आयोग की संस्तुति पर की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा प्रवर्तन बैंक जो है 50, 15, 35 के अनुपात से पूंजी लगाई है। इसकी स्थापना दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के उन लोगों को बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है जहां पर से सुविधाएं नहीं हैं, तथा उन कमजोर वर्गों के लोगों को रियायती दर पर संस्थान और ऋण उपलब्ध कराना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सिक्किम व गोवा के अलावा सभी राज्यों में कार्यरत हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के संबंध में गठित की गई कार्यदल केलकर समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 1987 में कोई नए बैंक नहीं खोले गए। 31 मार्च 2013 तक इन बैंकों की संख्या 64 रह गई थी एवं मार्च 2015 तक इन बैंकों की संख्या 55 रह गई थी। वर्तमान में 1 अप्रैल 2020 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या 43 रह गई है। अब है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है? तो आप देखेंगे कौन सा नहीं है कि भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को लेने का नहीं है। अब है एक तरफ है इंडिया बैंक और बैंकों के जो प्रकार को मिलाना है। तो इंडिया बैंक जो है सार्वजनिक बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक निजी बैंक है, सिटी बैंक जो है विदेशी बैंक, और शाश्वत बैंक जो है सरकारी बैंक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक प्राधिकरण है? वह देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक भारत के मौद्रिक नीति तैयार करता है और इसकी निगरानी करता है। आरबीआई को भारत का मौद्रिक प्राधिकरण कहा जाता है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारत में मुद्रा बैंक की स्थापना की गई। कब की गई थी? सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के पुनर्वित्त करने के लिए जो एमएसएमई के ऋण देने की व्यवसाय में है। फिर है आईडीबीआई बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आप देखेंगे उसमें जो दूसरा है, यह भारत सरकार का एक संगठन है। फिर देखेंगे भारतीय जीवन बीमा निगम आईडीबीआई का मुख्यालय शेयर धारक है। फिर इसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय मुद्रा बाजार का एक उपकरण नहीं है? तो वो जो बैंक ड्राफ्ट है वो जो है भारतीय मुद्रा बाजार का एक उपकरण नहीं है। उसके बाद देखेंगे कि पूंजी गहनता का तात्पर्य क्या है? कि पूंजी गहनता का तात्पर्य यह है कि प्रति श्रमिक पूंजी की मात्रा में वृद्धि। फिर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक कौन है? तो देखेंगे उपयुक्त सभी, यानी स्टेट बैंक है, एलआईसी है, फिर आईडीबीआई बैंक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? तो देखेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो सेंसेक्स पे है वो सही सुमेलित है। निम्नलिखित वक्तव्य में से बॉम्बे शेयर बाजार के लिए कौन सा वक्तव्य सही है? तो देखेंगे उपयुक्त सभी सही है। फिर है दलाल स्ट्रीट स्थित है, कहाँ स्थित है? मुंबई में। विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य क्या है? ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर पर लाभ हो। भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया? तो किया गया 1882 में किया गया। निजी क्षेत्रों के साझा कोष को भारत के
में अनुमानित मिला, कब मिला? 1993 में। पूंजी बाजार से आशय कैसे है? शेयर बाजार से संबंधित है। गिल्ट धार बाजार संबंधित है का? सरकारी प्रतिभूति बाजार से संबंधित है। गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है? तो देखेंगे सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रासंगिक है? तो देखेंगे सेप्स। अब है शब्द बुल एंड बियर किस व्यापार क्षेत्र से संबंधित है? तो देखेंगे शेयर बाजार से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन भारत के शेयर बाजार के कार्यों को नियंत्रित करता है? तो सेबी करता है, ये ध्यान रखिएगा, सेबी करता है। इसकी स्थापना देख लीजिए 1988 में हुई है और 30 जनवरी 1992 से यह अध्यादेश करके अपना काम करता है। भारत में म्यूचुअल फंड के निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा विनियमित किया जाता है? तो वह सेबी के द्वारा किया जाता है। इसमें बहुत विवाद भी था, लेकिन अंत में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था इसको लेकर। पूंजी निर्माण के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आप देखेंगे कि दोनों कथन सही। पूंजी निर्माण के संदर्भ में सही कथन है कि पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं के प्रभाविता पर निर्भर करती है और निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। फिर आप देखेंगे आंतरिक व्यापार संबंधित है किससे? शेयर बाजार से संबंधित है। स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन से सट्टा नहीं है? तो आप देखेंगे दलाल जो है वो स्टॉक एक्सचेंज का सट्टा नहीं है। फिर आप देखें उसके बाद देखेंगे गिल्ट आधारित बाजार के मायने क्या है? तो आप देखेंगे इसके सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार है। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। अब है निम्नलिखित भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बेचे जाते हैं। तो अब जो कल चैप्टर आया हम लोग पढ़ेंगे कल के वीडियो में, वो बीमा क्षेत्र को पढ़ेंगे। हमने जो ये कुछ चीजें बहुत फास्ट की है उसका एक्सप्लेनेशन जो है आप वीडियो रोक रोक के आराम से देख लीजिएगा। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।